नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू। आज हम करने वाले हैं पूरे 80 एमसीक्यू जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कमेंट में इस क्विज़ का लिंक दिया गया है, तो वीडियो के बाद क्विज़ को ज़रूर लगाएं और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ठीक है, संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं था। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश, किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्त होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से और डिक्टियोजोम से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जल से। ठीक है, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला सवाल है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? मृतजीवी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी है? तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसमें सोच के। तो आंसर होगा आपका केचुआ। अगला सवाल है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। अगला सवाल है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग मतलब आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग। अगला सवाल है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। अगला सवाल है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो किससे होता है? आयोडीन की कमी से में किण्वन अभिक्रिया होती है। अगला सवाल है, कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है, जिसकी मदद से वो भोजन को पकड़ता है या चल पाता है। अगला सवाल है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने गुना पर? तो इसका आंसर होगा 10 गुना पर देखा जा सकता है। अगला सवाल है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है? मंड घोलने के लिए, क्लोरोफिल घोलने के लिए, पत्ती मुलायम करने के लिए, सभी के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पत्ती को अल्कोहल में इसलिए उबालते हैं ताकि उसका जो क्लोरोफिल है वो पानी उसमें घुल जाए। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? क्लोरोफिल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा रसायनानुवर्तन। ठीक है, रसायनानुवर्तन। अगला सवाल है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस यकृत यानी कि लीवर से स्रावित होता है। अगला सवाल है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा पकड़ता है। अगला सवाल है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पर क्रिया कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज। लाइपेज जो है अग्नाशय से स्रावित होता है, जो किस पे क्रिया करता है? वसा पे क्रिया करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा नामक रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। अगला सवाल है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन कैसा होता है? क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, लवण युक्त? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सभी हरे पौधे होते हैं कैसे होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल, सिंपल आंसर है। अगला सवाल है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, जिसकी मदद से वो भोजन को पकड़ते हैं। अगला सवाल है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6। इसमें देखिए कहाँ पे है, तो ये है
C12H12 और O6। ठीक है। अगला सवाल है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में जो है कैसा पोषण होता है, तो अंतर्ग्रहण द्वारा पोषण होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, तो किस में हो जाएगा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। स्वपोषी जीवन का उदाहरण कौन है इसमें, तो आम का पेड़ हो जाएगा। ये सब तो है नहीं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी बोलते हैं। अगला सवाल है कि जस्ता तथा HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है, तो कौन सी गैस बनती है, आंसर हो जाएगा H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बनती है। अगला सवाल है कि समीकरण जो दिया गया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक जो यौगिक है वो टूटकर दो छोटे यौगिकों में बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। इसका वियोजन हो रहा है, मतलब टूट करके छोटे छोटे यौगिक बनते हैं, तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र, कली चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO होगा। अगला सवाल है कि Cu+O2, देखिए यहाँ पे दो तत्व मिल करके एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कि कॉपर का अवकरण हो रहा है, कि कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या दोनों। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, इसलिए कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगला सवाल है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO7, ये तो नहीं होगा, H2SO4 ये होगा, आंसर क्या होगा, H2SO4। अगला सवाल है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो देखिए श्वसन जो है उस उपचयन भी होता है, ऊष्माक्षेपी भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम ऊष्माक्षेपी मारते हैं। ठीक है, जब दोनों दिया रहे तो क्या मारेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला सवाल है कि Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, अवकरण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि H2 में ऑक्सीजन जुट भी रहा है, मतलब दोनों अभिक्रिया हो रहा है, अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, तो रेडॉक्स आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो है कैसा होता है, तो भूरा, लाल, हरा, पीला। तो इसका रंग कैसा होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग पीला होता है। ठीक है, भूरा दिया गया आंसर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा। अगला सवाल है कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें O2 का योग, H2 का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग और सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है कि साग सब्जियों का कंपोस्ट बनना अभिक्रिया है, कैसा अभिक्रिया है, तो ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अगला सवाल है कि ये जो रिएक्शन दिया गया है कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल सही आंसर होगा। ये जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे जो है जिंक जुट रहा है, कॉपर हट रहा है, इसका मतलब कौन सा अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। अगला सवाल है कि पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या कहलाता है, तो जब ऑक्सीजन जुटता है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया यानी कि अवकरण अभिक्रिया होता है। अगला सवाल है कि समीकरण जो दिया गया है कौन सा अभिक्रिया है, तो यहाँ पे 2 तत्व मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल सही आंसर होगा। पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो ये उपचयन हो जाएगा यानी कि ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो कौन हो जाएगा, ये अवक्षेपण बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऑक्सीकरण नहीं है। दहन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, श्वसन में भी होती है, भोजन के पचने में भी होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, अवक्षेपण। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन मतलब कि एक तत्व दूसरे को विस्थापित करता है। देखते हैं इसमें कौन होगा आंसर, तो आंसर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये C ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अभिक्रिया जो दिया गया है ये कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया है, तो
वियोजन, संयोजन, योगशील, प्रतिस्थापन, तो कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो यौगिक मिलकर के एक नया यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये संयोजन अभिक्रिया। अगला सवाल है कि जल के अणु H और O के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? तो हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? 2:1। अगला सवाल है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, लाल, हरा, तो क्या हो जाएगा इसका रंग? पीला होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या? पीला, हाँ पीला होता है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन मतलब एक बार विस्थापन होता है, विस्थापित होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये AgNO3+CO, ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी जब देखेंगे तो उसमें ऊपर होता है कॉपर और उसके नीचे होता है Ag। तो इसका आंसर क्या होगा? ये बी नंबर। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? अपचयन, संक्षारण, संयोजन, वियोजन, तो क्या हो जाएगा? संक्षारण। संक्षारित हो जाता है लोहा, इसलिए क्या हो जाएगा? संक्षारण अभिक्रिया। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ये स्नेल के नियम से है, प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से। तो इसका आंसर क्या होगा? sin I/sin R। अगला सवाल है कि वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार हेतु वस्तु कहाँ रखे जाएंगे? तो समान आकार किससे बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है। अगला सवाल है कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से जल का यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसमें अपवर्तन होता है। कांच भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, मिट्टी नहीं होगा। ठीक है, मिट्टी क्यों? क्योंकि मिट्टी एक अपारदर्शी पदार्थ है और कांच लेंस बनाने के लिए पारदर्शी यूज होता है। एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? समान मोटाई का, किनारों पर मोटा, बीच में मोटा, तो क्या होता है? बीच में मोटा होता है। अगला सवाल है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है? तो V/U होता है। ये हो जाएगा आंसर। ये 1 एंगस्ट्रॉम द्वारा बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं, और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अगला सवाल है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा लेंस होगा? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की फोकस 20 सेंटीमीटर, क्षमता क्या हो जाएगा? तो 100/20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या होने वाला है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य फोकस की संख्या इसमें 2 होती है। ठीक है, 2 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस पसंद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का एफ उत्तल। देखिए यहाँ पे 2 उत्तल दिया गया है, तो इसमें से कौन चूज़ करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका फोकस दूरी कम होगा उसका जो है फोकस दूरी जिसका कम होगा उसका क्षमता भी ज़्यादा होगा। फोकस कम तो क्षमता ज़्यादा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 सेंटीमीटर का फोकस वाला उत्तल। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है? तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। अगला सवाल है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन। अगला सवाल है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो हवा में, जल में, शीशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देख लेते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि किरणें एक जगह पर अभिसरित होती है। अगला सवाल है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो हम लोग जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है बताइए? डायोप्टर। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है, मतलब भिन्न भिन्न होती है। तो क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न होती है। अगला सवाल है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, तो क्या आ जाएगा इसका, कम हो जाएगा। अगला सवाल है कि तालाब का जल कम गहरा क्यों दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण। ठीक है, कम गहरा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। अगला सवाल है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जब उत्तल लेंस में जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो एफ और लेंस के बीच। ठीक है, एफ और लेंस के बीच हो जाएगा। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल कि किरणें अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको फोकस कहते हैं। अगला सवाल है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला सवाल है कि एफ बराबर -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण और लेंस क्या होगा, तो जब फोकस निगेटिव हो तो क्या होता है, दर्पण में देखें तो अवतल और लेंस में देखें तो उत्तल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट। दोनों का फोकस दूरी माइनस किस में होता है, तो दर्पण में हो जाएगा अवतल और लेंस में क्या हो जाएगा, उसमें भी अवतल ही होगा। ठीक है, यानी कि दोनों क्या होगा, दोनों अवतल होगा। अगला सवाल है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है, तो सबसे कम किस में होता है, इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें सबसे कम कांच में होता है। अगली एमसीक्यू, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये क्विज़ को आप कमेंट में लिंक दिया गया है, आप भी लगा सकते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना स्कोर आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।